place? No. Perfect. Nice. Hostel. YouTube की really wish the little angel. Glad. तभी बताया नहीं, बोलो है ना, तभी बताया नहीं, 2 रख लेती है हमने. Right. Nice. Do you never take breaks? I don't know, Niharika. I mean, I've crossed that age now. Actually, crossed that age. छुट्टी चाहिए ही नहीं. हाँ जी, a little bit. I think 1 या 2, that's it. वो स्कूल वाले, ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं अब. प्रणीत, ये स्कूल वाले इनको पूरा फीड अप कर देते हैं that you are supposed to celebrate Green Diwali, so they are very firm on that. So they look down upon us कि अगर हम pollute करते हैं, so they make weird faces and all. So we were like, let's just not burst crackers. Thank you, Amit. My favorite, actually. Iron Man is my favorite. YouTube के ऊपर देखते हैं रिया, लाइक सब्जेक्ट नहीं होंगे, दिस विल बी अ टॉपिक वाइज थिंग. आपने देखा होगा कि ये टॉपिक वाइज ही चलते हैं YouTube के लेक्चर्स, राइट? सभी टॉपिक वाइज ही चलते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होगा, इट विल बी टॉपिक वाइज. सो देखते हैं, अभी कुछ सेटअप चल रहा है, होपफुल नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएगा. कोट्स ऐड करवा दिया, 3-4 लेक्चर हैं प्रनीत मेरे, आप देख सकते हैं इफ यू वुड लाइक टू व्यू द रिकॉर्डेड वंस. जस्ट अ मोमेंट. नहीं, सेटिंग अरेंजमेंट नहीं चेंज हुआ है ईशा. दिस इज द रूम इज सेम, इट इज जस्ट दैट फॉर यूट्यूब थिंग आई हैव टू इंस्टॉल द ग्रीन स्क्रीन एंड ऑल, तो उसी का ही सेटअप चल रहा था. दैट्स इट. नहीं, वो आपको YouTube के ऊपर नहीं दिखेगा, इट्स जस्ट द सेटअप. No, I actually celebrated Green Diwali, so on that, in just carrying on that vibe forward. हाँ जी निहारिका, मेरी तरफ से तो वो सफिशिएंट है. बाकी देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपी लोकल लॉ के क्लासेस मेरे साथ अटेंड किए हैं, वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं हेल्पफुल है या नहीं. ठीक है, सो मेरी तरफ से तो डन ही है, बाकी आप यू हैव टू सी एक बार. यस प्रणीत, 11 नवंबर से है, 21 को लास्ट है टीपीए का. वंडरफुल, नाइस. आई एम टेकिंग योर. थैंक यू अमित, really means a lot. Thank you so much if you are able to get it. हाँ जी, टीपीए सुबह 7 बजे. रिक्वेस्ट जो है मैंने अभी एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिवाली एंड ऑल आई वाज नॉट एबल टू हैव अ वर्ड विद सर. इवन सर वाज बिजी, he was really running busy. I think 1-2 दिन के अंदर बात हो जाएगी मेरी सर के साथ, and then I will ask sir if he agrees at 7 a.m. We will be having classes from 7 a.m. Not this week, but the classes will be scheduled from November. ठीक है जी. I know Nitesh, yes, I considering that because this week already scheduled है, उनको हम change नहीं करेंगे. If we have to do it, अगर सर मान गए, then from next week. Done? Okay. I thought about it, यश, कि उस दिन जोश में आपने बोल दिया
कि मैम 7 बजे क्लास रख दो विदाउट कंसिडरिंग कि अभी आगे विंटर्स आने वाली है, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। यू कैन जस्ट यूज योर हेडफोन्स, ठीक है। स्टे इन योर बेड। कोशिश किया करेंगे कि डिक्टेशन जो है वो एक दिन कर लिया करें, है ना, 4 दिन में से। ओके, you are up for the challenge. वैसे I tell you, you know, I'm not pushing for it. It's just आपने मुझे recommend किया, आपने मुझे बताया, you suggested, so I'm going to just have a word with sir. बाकी जो sir कहेंगे, but I tell you, this is going to save a lot of your time. You know, आप खुद देखेंगे, आपका दिन बहुत बचेगा. You will be free before lunch, right? So कई बार आप एक क्लास के पीछे वेट करते रहते हैं, and then मतलब वो 2 घंटे बीच में जो गैप होता है वो भी वेस्ट जाता है, क्योंकि उसका कुछ भी आप अपनी तरफ से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं इन जस्ट कि क्लास शुरू होने वाली है, क्लास शुरू होने वाली है। सो दैट सेटअप यहाँ आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो 4 बजे तक यू आर स्टक। सो विल सी, ठीक है। अगर ज्यादा ठंड आएगी, 1 महीना थोड़ा सा कंसिडर करके देख लेते हैं, नहीं तो दिसंबर में बहुत मुश्किल लगेगा, तो विल सी, ठीक। Okay. Okay, fine. Chali, section 35 we were doing, right? So section 35. Right. Okay. चलिए सेक्शन 35, सेक्शन 35 की डिक्टेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी, राइट। सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम दिस थिंग। अब इसमें 2 चीजें हैं, उनको देख लीजिए एंड देन आई विल गिव यू द डिक्टेशन। सेक्शन 35 जो है दैट लेज डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस टू सेक्शन 7। किसी चीज में प्रॉब्लम आएगी तो आई विल रिपीट, एक्सेप्शन टू 7 है, ठीक। यहाँ पे 1 person is transferring the property irrespective that whether he has the knowledge या उसको एक mistaken belief है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास एक अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो किसी और की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। बट ये तभी पॉसिबल है if the owner of the property is being given the benefit to transfer the property in the same transaction. So यहाँ पे basically 3 clashing interest हैं आप लोगों के, 3 लोगों के clashing interest हो सकते हैं। 1 is the owner, B is the transferor and C is the transferee. Am I right? Done? Okay. तो 3 clashing interest हैं. So basically आप क्या कर रहे हैं? You are trying to resolve those interests. ठीक है? Now let's just proceed further. Next is आपको जो है वो एक चीज ही चूज करनी है। आप ये नहीं हो सकता that you can just take the benefit और आप अपनी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर ना करें। You have to choose one thing, ठीक। अगर आप जो है वो कोई जवाब नहीं देते हैं, मतलब आप एक्सप्रेसली भी बता सकते हैं that you agree with the transaction, या आप अपने कॉन्डक्ट से भी बता सकते हैं। Suppose if you have not given any kind of a response for a period of 2 years, ठीक, और आपको पूरी नॉलेज थी उस ट्रांजेक्शन के बारे में, अपने राइट्स के बारे में यू वर वेरी वेल अवेयर ऑफ, देन वी विल प्रिज्यूम दैट ओके आपको नॉलेज थी एंड यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, सो दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड द ट्रांजेक्शन। देयर इज वन स्पेशल थिंग इज कि इलेक्शन के बाद उसके 1 साल बाद एक रिक्वेस्ट कर सकता है ट्रांसफरर टू द पर्सन हु हैज टू इलेक्ट, दैट इज द ओनर। और अगर उस रिक्वेस्ट के बाद विद इन द रीजनेबल टाइम द पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट, वहां पे भी हम एक प्रिजम्पशन रेज कर सकते हैं दैट द पर्सन हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। या कॉन्डक्ट ऐसा हो सकता है दैट जिससे पता चले दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग द बेनिफिट, कंज्यूमिंग द बेनिफिट्स, तो उससे भी जो है वो आपकी इंटेंशन जो है वो पता चल सकती है। नाउ सपोज फर्दर नेक्स्ट हमने ये चीज किया था दैट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो ट्रांजेक्शन जो थी दैट वाज विदाउट कंसिडरेशन, इट वाज अ ग्रेशियस ट्रांजेक्शन, गिफ्ट था, तो उस सिचुएशन के अंदर कॉम्पनसेशन लिख लेते हैं एक हेडिंग, और अगर वो गिफ्ट था तो उस सिचुएशन के अंदर नंबर 1 इज
कॉम्पनसेशन हमेशा मिलेगी, कॉम्पनसेशन हमेशा मिलेगी कब? व्हेन ट्रांसफरर इज डेड, अगर उसकी डेथ हो गई है तो ही, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक। या ट्रांसफरर इज अलाइव बट he is not capable of making a fresh transfer, मतलब वो आपको कोई और प्रॉपर्टी देके सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, वो उसकी वो सिचुएशन हो गई है. सो ही इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग अ फ्रेश ट्रांसफर इन योर फेवर. सो उस सिचुएशन के अंदर आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी ट्रांजेक्शन विद कंसिडरेशन थी तो हर एक सिचुएशन में, चाहे ट्रांसफर जिंदा है या मर गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी. इन केस अगर ट्रांजेक्शन ट्रांसफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं की है ओनर ने. हाँ जी, ये सब क्लियर है सबको? लेट मी नो. ओके, now let's just see here. Now most of you they have asked me कि मैम for example हमें compensation कितनी पे करनी है, वो भी आपको लिखा गया है बेयर एक्ट में ही. if you can just see Praneeth, if you can just see the बेयर एक्ट, it is written here, जहाँ पे compensation की बात की है, to the charge of making goods to the disappointed transferee कितनी compensation पे करनी है? the amount or the value of the property attempted to be transferred to him. ठीक, कॉम्पनसेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अमाउंट, जितनी उस पर्सन ने अमाउंट पे कर दी है, अगर जिसने प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो फिर उतनी ही अमाउंट आप उसको वापस करेंगे ना. आर यू एबल टू गेट द पॉइंट? डन. या वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, ओनर जो है, ही इज the owner of a property that values 800 rupees. तो अगर कोर्ट को लगता है कि this person has still उसने अभी पेमेंट नहीं की है बट उसने अपनी तरफ से सारे अरेंजमेंट कर दिए थे, या कोई हाफ पेमेंट उसने कर दी, whatever, तो उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट कितनी कॉम्पनसेशन देगा? जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज, एक क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि इस हिसाब से प्रॉपर्टी की कॉम्पनसेशन जो है, अगर ट्रांसफर नहीं होती है तो इतनी कॉम्पनसेशन जो है वो आपको मिल सकती है. हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दे हैव क्लैरिफाइड इट. डन, एक क्राइटेरिया बता दिया. ठीक, ओके. नाउ लेट्स जस्ट सी. राइट. ओके, नाउ आई होप सेक्शन 35 इज क्लियर टू एवरीवन. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इजी है. ठीक है. एंड इन द लास्ट थिंग इज, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, अगर इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन भी हो सकती है. सपोज पोस्टपोन कितनी होगी? पोस्टपोन कब होती है? अगर फॉर एग्जाम्पल द पर्सन जिसने अपनी इलेक्शन करनी है, दैट इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ डिसेबिलिटी. क्या डिसेबिलिटी का मतलब हम लिमिटेशन एक्ट से देख सकते हैं? नाउ बिकॉज द वर्ड इज नॉट डिफाइंड हियर. तो डिसेबिलिटी के अंदर आपका माइनॉरिटी आ सकता है, ठीक है, आपकी इडियोसी आ सकती है. ठीक, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं, वट एवर इज गिवन इन दी लिमिटेशन एक्ट. ठीक है. सो राइट, सो बेसिकली व्हेन यू आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट, हम कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी. हाँ, अगर माइनर के बिहाफ पे कोई गार्डियन उसकी कंसेंट दे सकता है तो देन दैट विल बी एक्सेप्टेड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, all right, I hope this is clear to all. Now let's proceed further. Okay, हाँ जी, डाउट किसी ने पूछ किया? प्रणीता जी. सी ने अगर प्रॉपर्टी रिटेन की, सी कौन है प्रणीत? रिटेन तो फिर या तो ओनर ही करेगा. इज सी ओनर इन योर सिचुएशन? लेट मी नो. Let's see the illustration, Praneeth, if you're getting confused. So the farm of Sultanpur, I'm giving the illustration number 1. The farm of Sultanpur is a property of C and the value of the property is 800 rupees. A by an instrument. क्या कर रहा है? A is a transferor here. Of gift, he professes to transfer to B, giving by the same instrument rupees 1000 to C.
तो ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, कितने की प्रॉपर्टी है, 800 रुपए की, और उसी इंस्ट्रूमेंट से कितने पैसे दे रहा है सी को, 1000 रुपए। ठीक, सी इलेक्ट्स टू रिटेन द फार्म। अब यहाँ पे सी जो है उसने अगर रिटेन कर दिया है फार्म, सी रिटेन्स द फार्म, उसने मना कर दिया। ठीक, अब इफ आई गिव यू वन थिंग, दैट इज बी जो है, ही इज अ पर्सन who has paid consideration and without notice, इसको पता ही नहीं है पहली ट्रांजेक्शन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ना, पहली ट्रांजेक्शन को पता ही नहीं है दैट दिस पर्सन हु इज ट्राइंग टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ही इज नॉट द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी। या बी जो है वो इस बिलीफ के ऊपर ले रहा था कि अल्टीमेटली जो है प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक द कंसेंट ऑफ सी, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो क्या अब बी डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है? यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी कॉम्पनसेशन आप उसको देंगे, नाउ दिस इज अ केस जहां पे बी हैज पेड अ कंसिडरेशन, ही इज अ ट्रांसफरी विद कंसिडरेशन, तो मतलब आपको कॉम्पनसेशन कितनी पे करनी है यहाँ पे, 800 रुपए। Are you able to get the point? Value of the property. Done? Okay. Now let's just see further. Okay, you need. Alright, so section 35 की थोड़ी सी डिक्टेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको लिखवा रही हूँ कुछ पॉइंट्स जो आपको प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, प्री के अंदर, इसके अंदर आई मीन छोटे छोटे केस लॉज भी हैं, एंड ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक, jurisprudence, I didn't get it, what they were asking something. Okay, section 35 important भी है, मेंस क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, like you must have heard few sentences, no one can reprobate at the same time, ऐसे sentences सुने हैं आपने? ठीक, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जिसका आंसर सेक्शन 35 हो सकता है। या आपने ऐसे सुने होंगे दैट नो वन कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, ये भी हो सकता है। सो दिस कुड बी अ सेक्शन 35 का क्वेश्चन, राइट? मतलब आपको एक चीज ही मिलेगी, यू कैन नॉट टेक बोथ, यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट एंड यू कैन नॉट जस्ट रिटेन द प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ हैव यू हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग? सुना हुआ है ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर? ठीक है, नाउ राइट, सोशल इंजीनियरिंग, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है 35 के अंदर, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? सो बेसिकली व्हाट वाज सोशल इंजीनियरिंग? रॉस्को पाउंड की, जब हमारे पास 3 क्लैशिंग इंटरेस्ट हैं, सपोज मैंने बताया ना सेक्शन 35 के अंदर 3 क्लैशिंग इंटरेस्ट हैं आपके, एक ओनर है, एक ट्रांसफरर है और एक ट्रांसफरी है। क्या इन सबके इंटरेस्ट क्लैशिंग है एक दूसरे के साथ? यस, अपना अपना, मतलब ओनर का भी इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है बिकॉज ट्रांसफर इज ट्राइंग टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी विच डज नॉट बिलोंग टू हिम। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट के ऊपर आके इनका इंटरेस्ट क्लैश होगा। तो जैसे रॉस्को पाउंड ने कहा था कि यू नो एक सोसाइटी के अंदर, राइट, या एग्जैक्टली हम कहते हैं कि लॉ कैसे डेवलप हुआ, लॉ कैसे डेवलप होगा, या एक ऑब्जेक्टिव क्या है लॉ का। तो उन्होंने भी यही बताया कि जब हम अपने कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को रिजॉल्व करते हैं, सो दैट इज द एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। अगर आपको लॉ को टेस्ट करना है, लॉ सही बना है या नहीं बना है, तो आप इसी बेसिस के ऊपर करेंगे कि जो लॉ है इट इज ट्राइंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी, चाहे वो सोसाइटल इंटरेस्ट हो, चाहे वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो। सो बेसिकली objective of law is to resolve the conflicting interest in the society. On the other hand, आपने बेंथम के बारे में भी सुना होगा, right? So very important person, we know that, बहुत important jurist है, काफी ज्यादा positivist भी है ये, ठीक है, काफी सारी चीजें जो हैं वो इसने जी काफी मिलती जुलती ऑस्टिन की थ्योरी के साथ भी इसने काफी अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। बट ही हैज आल्सो लेड डाउन वन कॉन्सेप्ट एज इन, ही हैज सेड जहां पे भी क्लैश होता है इंटरेस्ट का, सो व्हेनेवर देयर इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, या जब भी लॉ बनता है, अगर हमने जज करना है लॉ सही बना या गलत बना, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, तो सबसे पहले यही होती है बात
pleasure to maximum and pain to minimum, यही ऑब्जेक्टिव है. प्लेजर टू मैक्सिमम, पेन टू मिनिमम, राइट. तो अब आप देखिए सेक्शन 35 के अंदर अगर 3 क्लैशिंग इंटरेस्ट आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ओके नो डाउट इस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं थी, बट वो साथ में बेनिफिट भी देने की कोशिश कर रहा है ओनर को, और सबके लिए एक यू कैन से एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एक हैप्पी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. एज इन अगर अपनी ओनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर भी खुश, ओनर भी खुश, और ट्रांसफर का जो भी अपना फायदा हो रहा है वो भी खुश. Are you able to get the point? Why I'm telling you jurisprudence in here? 35 के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. अपने आंसर्स के अंदर कई बार आप जब ऐसी चीजों को लिंक अप कर देते हैं देन इट हेल्प्स यू टू फेच मार्क्स. आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट थिंग्स, बट मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड्स बताए हैं कि सेक्शन 35 को आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ कैसे लिंक अप कर सकते हैं. आई यू एबल टू गेट माई पॉइंट? लेट मी नो. डन? ठीक है, ओके फाइन. नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड फर्दर. Section 35, give a heading and then we write. Section 35, give a heading and we write. All right. Section 35 of the Act. Section 35 of the Act provides for the doctrine of election. It provides for doctrine of election. It has its genesis. It has its genesis in equity. It has its genesis in equity. This principle has been described by Lord Haldane. This principle has been described by Lord Haldane in Brown versus Gregson 1920 English case. So this principle has been described by Lord Haldane in Brown versus Gregson 1920, wherein it was observed in quotes. Wherein it was observed, stop writing in quotes. The doctrine of election is a principle. It is a principle which the courts applied in the exercise of an equitable jurisdiction, enabling them to secure a just distribution, substantially in accordance with the general scheme of the instrument,
I repeat, doctrine of election is a principle which the courts applied in the exercise of an equitable jurisdiction, enabling them to secure a just distribution substantially in accordance with the general scheme of the instrument. In accordance with the general scheme of the instrument, quotes close. Done? Continue writing. You can make a fresh paragraph. The foundation of doctrine of election. The foundation of doctrine of election is that the person taking a benefit under an instrument must also bear the burden. Done? The principle is in fact a branch of general rule. A principle is in fact a branch of general rule that no one may approbate and reprobate. That no one may approbate and reprobate. Right? Approbate and reprobate. Written? Okay. Write down the expression no one can approbate and reprobate at the same time. No one can approbate and reprobate at the same time. Was used for the first time in the case of Cardington versus Cardington. Cardington versus Cardington. Cardington versus Cardington. This is 1873. 1873. Written in India. This was applied in the case of Subbu Shetty versus Raghav Mudaliar, and this is 1961 Supreme Court. As usual, should I repeat this? Sure. Alright, so we are writing. The principle is in fact a branch of general rule that no one may approbate and reprobate at the same time. Right? This rule was actually observed in the case of Cardington versus Cardington, 1873. This is the English case. And in India, it was applied in the case of Subbu Shetty versus Raghav, Mudaliar,
IAR 1961 सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? लेट मी नो। अब आपको क्वेश्चन 35 के ऊपर बहुत ही अगर सिंपल क्वेश्चन विच इज नॉट एक्सपेक्टेड दीज डेज तो डायरेक्टली आ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। बट यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, नो वन कैन एप्रोबेट रेप्रोबेट एट द सेम टाइम, ठीक, नो वन कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, ऐसी चीजें आती हैं। तो उसके अंदर ये केसेस कार्डिंगटन वर्सेस कार्डिंगटन, कहाँ पे ये रूल सबसे पहले ले डाउन किया गया था, इंडिया में कब फॉलो किया गया, सो ऐसी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी एंड दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कार्डिंगटन इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। क्लियर? ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर। हाँ जी, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट। Section 35 is based on another rule. It is based on another rule, that is, one person cannot take under and against the instrument, under and against the instrument at the same time. अब now just try to understand here. अब section 35 के अंदर तीन पार्टीज होती हैं, ओनर, ट्रांसफरर एंड देन वी हैव अ ट्रांसफरी। नाउ सपोज अब ओनर को भी बेनिफिट बाय द सेम ट्रांजैक्शन, ही इज गोइंग टू गेट, ट्रांसफरी इज आल्सो गोइंग टू गेट द सेम बेनिफिट, राइट? आई मीन ही इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट। अब फॉर एग्जांपल ट्रांसफरर क्या कर रहा है, in the same very instrument he is giving benefit to the owner, he is also giving the benefit to the transferee, right? अब फॉर एग्जाम्पल क्या ओनर ये कह सकता है कि मुझे बेनिफिट भी चाहिए, दैट मीन्स ही इज रेडी टू टेक द बेनिफिट अंडर द इंस्ट्रूमेंट जो उसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिल रहा है। अब वो अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट भी चल सकता है, वो ये भी कह सकता है कि मुझे प्रॉपर्टी भी रिटेन करनी है। मतलब अगर वो प्रॉपर्टी रिटेन करता है तो दिस इज समथिंग दैट इज अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज एज पर द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्टी किसको जाएगी, ट्रांसफरी को। कैन ही कीप द प्रॉपर्टी? नो। Are you able to get the point? So one person, he cannot take something under the instrument and he at the same time cannot go against the instrument. Clear? ठीक है? So this rule was expressed in the case of Cooper versus Cooper. This is by Lord Heather, Haither, 1874. हाँ जी, written. All right. Fine. चलिए, this is done. Proceeding further. Now give headings. Ingredients of section 35 या essentials लिख सकते हैं, whatever. Ingredients of section 35. Number 1. A person professes to transfer a property not his own. A person professes to transfer a property not his own. A person professes to transfer property not his own. Next.
The transferor confers some benefit. The transferor confers some benefit on the owner of the property in lieu of the transfer. In lieu of the transfer. Done. Second ingredient. The transferor confers some benefit on the owner of the property in lieu of the transfer. Third ingredient. The two things, that is transfer of property. The two things, that is transfer of property and ownership. Sorry, the two things, that is transfer of property and conferring of the benefit forms part of the same instrument. Forms part of the same instrument. Okay. The two things, that is transfer of property and conferring of the benefit, forms part of the same instrument. Written. ठीक है. अब छोटी छोटी हेडिंग्स बनाइए. आई एम गिविंग यू दी स्मॉल हेडिंग सो दैट अगर 35 के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है. ओके. नॉलेज ऑफ फैक्ट. सब हेडिंग नॉलेज ऑफ फैक्ट. तो क्या यहाँ पे ट्रांसफर की नॉलेज होना कि वेदर ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट, क्या रेलिवेंट है यहाँ पे? नहीं है. सो जस्ट राइट अ हेडिंग नॉलेज ऑफ फैक्ट. इलैबोरेट कर लेंगे आप प्लीज, इसको नॉर्मल करना है. मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स दे रही हूँ दैट व्हाट ऑल यू हैव टू इंक्लूड. क्लियर? डन? ठीक. प्रोसीडिंग फर्दर. डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ओनर. डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ओनर या मीनिंग लिख सकते हैं ऑफ द वर्ड ओनर हियर. तो मैंने आपको बता दिया ओनर वर्ड बहुत वाइड है. इट्स वाइड. It includes persons having vested interest, contingent interest. Persons having vested interest, contingent interest. Clear? Done? Okay, proceeding further. Now write down one case law. This is important. Please write down. Case law लिखिए. ये case law के ऊपर भी section 35 की proposition based question आ सकता है. The case law is Muhammad Afzal versus Ghulam Kazim. Ghulam Kazim. Okay, now let's just hear the 1903 Calcutta. Let's just see the facts here. So there was one Nawab of Tunk. This is one place, उसका एक नवाब था, right? वहाँ पे जब ये नवाब was alive, उसके दो बेटे थे, son 1 and son 2. So during his lifetime, Nawab of Tunk gave 2 villages to son 2. कुछ 2 villages जो हैं वो सन 2 के नाम पे वो कर देता है. ठीक है. Then after the Nawab dies, जब नवाब की डेथ हो जाती है तो ब्रिटिशर्स द गवर्नमेंट टेक्स ओवर. तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है वो सारा लैंड जो भी उस नवाब की प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट टेक्स ओवर दैट वेरी एरिया. एंड गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से they try to give some kind of a benefit कि आप अपना कंट्रोल, नवाब के जो दोनों बेटे थे सन 1 एंड सन 2, उनके लिए एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है दैट दे शुड बी लीविंग एवरी राइट. वो अपना उस प्रॉपर्टी के ऊपर सारा राइट छोड़ दें. ठीक है. और वो क्या करेंगे,
जो नवाब का एल्डेस्ट सन है, गवर्नमेंट कहती है उनको एक ऑप्शन दी जाती है कि जो सन 1 है, ठीक, उसको हम चीफ डिक्लेयर कर देंगे इस पूरे एरिया का, उसको कुछ राइट्स दे देंगे, और जो सन 2 है, this person will be given some cash allowance. Baki government will be having the authority over all the property. Now let's see the facts. Nawab of Tung, before he died, he gifted 2 villages to son 2. After his death, government offered chiefship to son 1. कि आप ये rights थोड़े से ले लो आप, बाकी you just give away all your rights over the other property. And son 2 was offered some cash allowance. ठीक है. Now यहाँ पे the situation arose. Government said that son 2 has to choose between 2 things. Either he can take 2 villages which were given to him by Nawab of Tung, या वो cash allowance ले. Now you please decide whether section 35 is applicable or not. हाँ जी, क्या son 2 को जरूरी है यहाँ पे forego karna 2 villages? Can he take the villages also and can he take the cash allowance as well? Yes, yes, definitely. These are 2 different transactions, right Kanchan? 2 different transactions हैं. Villages उसको कब मिले थे? He got villages from the Nawab itself. Father उसके देके गए थे उसको villages. अब जो उसको मिल रहा है, this is something that is happening after the death of the Nawab. और ये उसको कैश अलाउंस ऑफर की जा रही है बिकॉज उसको चीफशिप नहीं दी गई है, राइट, क्योंकि वो सन 1 को दे दी. सो ही कैन जस्ट लेट गो द चीफशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही इज एंटाइटल्ड टू द कैश अलाउंस. आर यू एबल टू गेट द पॉइंट हियर? सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन सच ट्रांजैक्शंस. व्हाई? बिकॉज दीज आर 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस. क्लियर टू एवरीवन? डन? ओके. Fine. This case law is important. Proposition based question आते हैं इस case laws के ऊपर. ठीक. All right. Proceeding further. Next heading जो आप लिखेंगे, that will be suspension of election. That is the another subheading. That is the another subheading. No, there is no held part, Niharika. As in कोई proper observation नहीं थी. You just have to understand the facts. You can write it down. Books में भी normally available है इसके facts. All that you have to say is section 35 के ingredients यहाँ पे नहीं हो रहे. Why? Because एक ही transaction नहीं है, यहाँ पे 2 transactions involved है. ठीक. So the other subheading which we are writing is suspension of election. Suspension of election. ठीक है. So at the time of the election, if anyone is suffering from some kind of a disability, that election जो है वो postpone हो जाएगा for the time being. हाँ जी, लिख लेंगे आप. I'm just giving you the heading, suspension of election. Done. Proceeding further. Next is requisition to elect. Requisition to elect. Requisition to elect. अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि if after 1 year, ये भी आपकी एक्सेप्शंस और प्रिजम्पशंस में फॉल करता है ना, कि 1 साल के बाद if the transfer requested the owner to make an election, still he did not make the election within the reasonable period of time, can the transferor presume that having the full-fledged knowledge you have accepted the transaction? The answer is yes, हो सकता है. So this is requisition to elect, that is transferor has made the request to the owner to make an election. Clear? Done? Okay. Next is rights of disappointed transferee. Rights of disappointed transferee. ठीक. सबसे पहले we know who is a disappointed transferee. ठीक. Next is, now इसको आप टेबल के फॉर्म में ले सकते हैं. If the transaction is with consideration, you can make a table with me if you want. तो with consideration अगर ट्रांसफर हुआ है तो compensation in all the situations मिलेगी आपको. Compensation in all cases, right? Irrespective of the fact
whether transferor is alive or dead. Clear? Done? And without consideration, है अगर, तो if dead, अगर transferor dead है, तो क्या compensation in all situations? Yes. Compensation in all cases. If alive, if transferor is alive, then फिर further divide कर लीजिए. Whether he is capable of making a fresh transaction, capable of making fresh transfer in order to satisfy the transferee, or not capable of making a fresh transfer. Not capable of making fresh transfer. So if he is alive and not capable of making a fresh transfer, तो compensation मिलेगी आपको? Yes. And is it clear to everyone? ठीक है? Clear enough? Sometimes if you're not having the time there, लंबे answers होते हैं, you can always make a table. और जहाँ पे थोड़ा बहुत table possible होता है, do make it in your answers. ठीक है? I hope this is clear. Okay, now write down the dictation part. Further, लिखिए heading Hindu law. Give a heading Hindu law. This section, that is section 35. It applies to Hindus. It applies to Hindus. It applies to Hindus. As the provisions of chapter 2 were made applicable to Hindus, as provisions of chapter 2 were made applicable to Hindus, as provisions of chapter 2 were made applicable to Hindus, in 1929, but the principle has always applied. But the principle has always applied, that is, even before 1929. That is, even before 1929. हाँ जी, क्लियर है? इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? लेट मी नो. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज बेस्ड ऑन इक्विटी. तो हिंदूज के ऊपर 1929 को चैप्टर 2 अप्लाई किया टीपीए का. बट क्या 1929 से पहले हिंदूज के ऊपर अप्लाई करता था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन? यस, प्रिंसिपल ऑलवेज अप्लाइड. ठीक है? ओके. लिख लीजिए प्लीज. This doctrine of election was directly applied. This doctrine of election was directly applied in the case of Mangal Das versus Ranchhod Das. (1890) Bombay. So principle तो starting से ही apply कर रहा है. 1890 Bombay. Principle has applied always. Done? Let me know. हाँ जी, what about the Muslim law? अब heading दे दीजिए Muslim. क्या Muslims के ऊपर doctrine of election apply करता है? Now you will say that chapter 2 does not apply on Muslims. But क्या principle apply करता है doctrine of election का? Yes, that applies. ठीक है? तो मुस्लिम्स लिख लीजिए मुस्लिम लॉ के ऊपर. डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन
applies to Muslims as well. It applies to Muslims as well. However, Section 35 directly does not apply. However, Section 35 directly does not apply. This doctrine was made applicable. This doctrine was made applicable to Mohammedans by Privy Council in the case of Sadiq Hussain versus Hashim Ali. Sadiq Hussain versus Hashim Ali, 1960. This is this is Privy Council's decision. 1916 Privy Council. Written Sadiq Hussain versus Hashim Ali. Okay, now Section 35 की आप देख लीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम डिक्टेशन के अंदर. I have tried to cover it like आपको इंट्रोडक्शन आपके पास है, you are supposed to give the general introduction. उसके अंदर केस लॉज दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये डॉक्ट्रिन इसके ऊपर बेस्ड है. बीच वाली even though I have given you the subheadings, but वो subheadings बहुत easy है to elaborate. ठीक है, और हिंदूज और मुस्लिम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको लिखवा दिया. क्लियर एवरीवन? लेट मी नो. डन? Okay, fine. So we'll start with the second exception tomorrow, which is section 41. Now, section 35 हमने आज कर लिया. So I told you that section 7 is the general rule. Just a moment. Section 7 is the general rule that a person who is trying to transfer the property, he must have the authority to transfer. तो कई बार क्वेश्चन क्या आते हैं that are there any exceptions to this rule? The answer is yes. तो उसकी पहली एक्सेप्शन क्या है हमने की? सेक्शन 35. उसकी नेक्स्ट एक्सेप्शन है सेक्शन 41. That is transfer by ostensible owner, which we will be doing tomorrow. 41 करेंगे अब हम शुरू. पहले ये कंप्लीट करके 3 एक्सेप्शंस हैं, and then we will come to section 40, restrictive covalence. अभी सेक्शन 36, 37, 38, 39 हम नहीं करेंगे. वो सेक्शंस आपके एंड वाले सेक्शंस रहेंगे, एज इन नॉट दैट इम्पोर्टेंट. एंड में जाके करवाऊंगी मैं आपको सेक्शंस. ठीक है जी. आई विल रिपीट निष्ठा. मैम, पर्सन कांट टेक अंडर एंड अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट एट द सेम टाइम. श्योर, आई विल रिपीट. मैम, वो मोहम्मद अफजल वाला केस समझ नहीं आया, एक बार रिपीट हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल. सो देयर वाज वन नवाब. हाँ जी Praneet, I will be doing that. Okay, now please let's just see the case law first. So there was a Nawab of Tung, right? So what he did, he gifted 2 villages to his son number 2. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके 2 सन्स थे, son 1, son 2. ठीक है, son 1, son 2, 2 सन्स थे. एक सन 2 को ऑलरेडी 2 विलेजेस मिल गए थे ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम ऑफ नवाब. नवाब की डेथ हो जाती है, नवाब डाइड. उसके बाद गवर्नमेंट टेक्स ओवर. तो गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर किया तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो नवाब की फैमिली को भी आपको देना पड़ेगा. एम आई राइट? ठीक है, आपने टेक ओवर कर लिया, बट कई बार आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट टेक ओवर करती थी तो कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल उनकी सैलरीज उनको पे होती रहेंगी, जैसे सन 1 को. या जब भी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट्स को ऑक्यूपाई करती थी तो जो रॉयल फैमिलीज होती थी उनकी पेंशन्स, एमोल्यूमेंट्स, ये सारी इक्विटीज उनको पे करती थी. राइट. सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल नवाब की डेथ होगी एंड द गवर्नमेंट टुक ओवर. सो गवर्नमेंट गेव द बेनिफिट, सन 1 को बेनिफिट दिया दैट ही विल बी गिवन द चीफशिप. सन 1 को नहीं दी जाएगी, एक चीफशिप है उस पूरे एरिया की, उसको चीफ बना दिया गया सन 1 को. और सन 2 जो है वो उसको कुछ कैश अलाउंस दे दी गई. अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो सन 2 है, बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड कैश, उसने सन 2 ने कैश एक्सेप्ट कर लिया है, सो देयरफॉर वो 2 विलेजेस अपने पास नहीं रख सकता है.
he cannot retain 2 villages which he has got before the death of the Nawab. क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज कि आपको कैश अलाउंस मिल रही है, एंड ऑफ द मैटर. नाउ हर एक उस चीज के ऊपर आप जो है वो अपनी अथॉरिटी छोड़ दीजिए. बट यहाँ पे इट वाज ऑब्जर्व्ड कि सेक्शन 35 अप्लाई क्यों नहीं करता, क्योंकि ये सन के पास जो 2 विलेजेस थे, दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट के साथ हुई है. ये विलेज जो था वो एज अ गिफ्ट सन को पहले से ही नवाब से मिल गया था. Are you able to get the point? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि विलेज के बदले में आप ये कैश अलाउंस ले लीजिए, राइट? सो द गवर्नमेंट डिडंट से दैट कि विलेज के बदले में. सो गवर्नमेंट ने कहा आपको कैश अलाउंस मिल रही है, आप फिर कोई और बेनिफिट नहीं ले सकते हैं. बट नवाब वाज सेइंग कि ये जो कैश अलाउंस है ये मुझे अपने पूरे राइट्स छोड़ने के मिल रहे हैं, कि मैंने चीफशिप भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया. तो गवर्नमेंट ऑफर्ड मी अ कैश अलाउंस व्हिच आई एम एक्सेप्टिंग, बट आई हैव ऑल द राइट टू एक्सेप्ट द अदर बेनिफिट जो मुझे मेरे फादर से मिला है, बिकॉज दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. क्लियर? डन? Okay, now, okay, yes, like I'll tell you, both the words have been used, amount, value. So the only purpose was whatever amount, या अगर amount पे नहीं की है, as per the value of the property जो है वो उसको compensation मिल जाए. So both are covered. It's nothing like that. So whatever amount he has paid, he's going to get the compensation, right? जी. Any other doubts? Complete fill हो गया. ओहो, time to buy a new register. Any other doubt बताइए. हाँ जी, under and against. Okay, under and against. For example, Neha, this is owner, this is transferor, this is transferee, right? There are 3 parties. So transferor क्या कर रहा है? He's trying to give some benefit to the owner, and then he's trying to give the ex property of this owner to transferee. ये हो रहा है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है? So if the owner is taking under the benefit, मतलब under the instrument, if he is taking the benefit, ये बेनिफिट उसको किसके अंदर मिला? अंडर द इंस्ट्रूमेंट, ठीक? सो दैट मीन्स ही कैन नॉट एक्टेड अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट. अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग एक्स प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को जाएगी. तो ये ओनर बेनिफिट नहीं ले सकता और साथ में प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है अपने पास, दोनों चीजें नहीं रख सकता है. Because फिर वो क्या करेगा? He will be taking some benefit under the instrument and he will be acting against the instrument. Clear? Neha? Okay, Nishtha. Incapable of making. Thank you, those who are leaving. Thank you so much. Incapable of making. So this was a transfer without consideration. Sorry, without consideration थी ये transfer. And the person is alive. Transferor is alive. ठीक? But he's incapable. For example, he's suffering from insanity now. ठीक है? उसको recurrent attacks of insanity हो रहे हैं. ठीक? So he cannot transfer the property. मतलब वो अब उसकी या he has turned insolvent. The person has turned insolvent. Insolvent जब आप हो जाते हैं तो क्या you are capable of making any kind of a transfer? No. कोई receiver appoint हो जाता है, that person controls your property. So suppose if the transferor is alive and he has become insolvent, incapable है वो, अब transfer नहीं हो सकती है, तो उस situation के अंदर हम कहते हैं that yes, like now the compensation जो है वो आपको मिलेगी. Are you able to get the point? ठीक है? No capacity to make further transfer. हाँ जी तमन्ना. Ma'am, also under section 35, it is if the owner has enjoyed benefit for 2 years, ma'am, is it necessary? Yes, Tamanna, what we are trying to consider here is you can see
that they are trying to, like, just don't, yes Samana, I have read your doubt, just don't go by that point that वहां पे 3 parties हैं या नहीं, basically